नमस्कार। आज का ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसे आयात अभ्यंस या इंपोर्ट कोटा कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन कभी कभी यही विदेशी व्यापार इकोनॉमी के गले की हड्डी बन जाता है। उससे हमारी ही इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने लगता है। तो ऐसे में देश की सरकारें अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए जिस उपाय को अपनाती हैं उसे ही हम इकोनॉमिक्स में आयात अभ्यंस या इंपोर्ट कोटा के नाम से जानते हैं। इसमें हम बस अंकुश लगाते हैं, हमारे देश में आयात होने वाली वस्तुओं की मात्रा पर अंकुश लगाते हैं एक निश्चित समय के लिए। तो अगर बात की जाए कि आयात अभ्यंस क्या होता है या आयात कोटा क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा कि इसके लिए एक निश्चित मूल्य निर्धारित होता है किसी वस्तु का, साथ ही साथ एक निश्चित मात्रा होती है उस वस्तु की, प्लस उसे मंगाने वाले जो लाइसेंस धारी आयातक होते हैं उनको बता दिया जाता है कि आप कितनी अवधि के लिए, एक निश्चित समय, कितनी अवधि के लिए आप वस्तुओं को मंगाएंगे। तो ये एक कहिए कि बचाव का, संरक्षण का उपाय है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि से अपने देश को बचाने के लिए अपनाया जाने वाला उपाय है जिसमें हम निश्चित मूल्य पर एक निश्चित अवधि के लिए जो आयात करते हैं उसकी मात्रा को हम फिक्स कर देते हैं। और ये दिमाग में आ रहा होगा आपके प्रश्न कि आखिर इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी। तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इकोनॉमी में, देश की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होने लगा तो जो विकसित देश थे वो शोषण करने लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम पर उन अल्प विकसित देशों का जो उनसे महंगी महंगी मशीनें मंगाया करते थे। और उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर होने लगी थी, टूटने लगी थी। तो ऐसे में इस आयात अभ्यंस प्रणाली को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ने स्वीकार किया। और किन किन रूपों में इसे स्वीकार किया, चलिए उसे हम भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों इसे अपनाया गया संरक्षण के उपाय के रूप में, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्यों इसे अपनाया गया। तो पहला था आयात को विनियमित करना, अगर अंग्रेजी में कहूं तो रेगुलेट करना। मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको उदाहरण दूं तो हम सभी, जो भी भारतीय महिलाएं हैं, उनको सोना बड़ा प्यारा होता है और हम सोना खरीदते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उससे हमारे देश की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। त्योहार आ जाए, शादी ब्याह आ जाए तो सोने की मांग को लगातार किया जाता है और उसके कारण देश को आयात करना पड़ता है सोने को। अब ऐसे में सोना चूंकि एक बहुमूल्य धातु है और हम उसे आयात कर रहे हैं तो हमारा भुगतान संतुलन तो डेफिनेटली प्रतिकूल होगा, क्योंकि उसके बदले हम सोने जैसी चीज ही तो नहीं दे रहे। उसके बदले हो सकता है कि हम निर्यात अनाजों का कर रहे हो, तो कहाँ अनाज का मूल्य और कहाँ सोने का मूल्य। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है कि लोग कुछ भी मंगा रहे हैं, कितनी भी मात्रा में मंगा रहे हैं और उससे देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये आयात अभ्यंस एक, कहते हैं ना, एक दीवार खड़ी कर देता है कि आप इतने से ज्यादा नहीं मंगा सकते हो। तो आयातों का जो इरेगुलेशन हो जाता है ना, उसे रेगुलेट करने में ये इंपोर्ट कोटा बहुत काम आता है। अब आयात को प्रतिबंधित करने के लिए भी मैंने सोने का उदाहरण यूं ही नहीं दिया था। आपको याद होगा कि पी चिदंबरम को एक बार हाथ जोड़कर देशवासियों से वो अपील करनी पड़ी थी, हमारे वित्त मंत्री को, कि सोने की डिमांड ना करें, सोने की मांग ना करें। ऐसा क्यों था? क्योंकि आयात बहुत अधिक हो रहा था उस समय में सोने का।
तो ऐसे में बच्चों, जो आपको समझना है कि आयात को रोकने का एक हथियार है, लोगों पे अंकुश लगाने का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे एक तरह से जो महंगी धातु आ रही है उस पे अंकुश लगाने का हथियार है, यह आयात को प्रतिबंधित कर देता है। उसके बाद जब कोई भी विदेशी चीज देश में आती है ना बच्चों, तो जैसे किसी मेहमान के आने से आपके पूरे घर की अर्थव्यवस्था, पूरे घर का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक वैसे ही अधिक आयात आने से देश में जो वस्तुओं का आंतरिक मूल्य होता है ना, वो फिर प्रभावित होने लगता है। जैसे भारत में बहुत ज्यादा सोना नहीं होता, अच्छा सोना हमको अफ्रीका से मिलता है, ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से जब हम उस सोने का आयात करते हैं, तो आप बताइए जो देश में सोना हो रहा है, क्या उसकी वैल्यू उसके आगे टिक पाती होगी? नहीं ना। तो वही होता है कि आंतरिक मूल्य प्रभावित होने लगते हैं, देसी सोने की कीमत कम होने लगेगी और विदेश से आए हुए अच्छी क्वालिटी के सोने की कीमत हाइप होने लगेगी। तो उस हाइप से लाभ देश को नहीं पहुंचेगा, देश को हानि ही होगी। तो आंतरिक मूल्यों को भी यथावत बनाए रखने के लिए एक ही तरीका है कि लो, हम कोटा ही निर्धारित कर दिए, तुम नहीं खरीद सकते 100 किलो सोना, तुम्हें 10 किलो ही खरीदना है। तो इससे हम अपने आंतरिक जो मूल्य है, वस्तुओं का जो देश के अंदर मूल्य है, उसको एज इट इज बनाए रख सकते हैं। उसके बाद कभी कभी दोस्तों इसे बदला लेने की भावना भी कही जाती है कि अगर हमें किसी देश पे अंकुश लगाना है, उसका प्रतिकार करना है, बहिष्कार करना है, तो हम आयात कोटा जो है हथियार, उसका उपयोग कर लेते हैं। और आपको तो मालूम ही है कि हम अपने किस पड़ोसी देश पे इस हथियार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इस वीडियो में नाम लेना उचित नहीं होगा। आप समझिए कि कोई देश अगर किसी देश के साथ संबंध कट ऑफ करना चाहता है, उसके साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीरे धीरे समेटना चाहता है, तो वो इस विधि का उपयोग करता है। उसके बाद ये जो आयात अभ्यंस है ना, वो सट्टेबाजी को रोकता है। अब आप कहेंगे मैम सट्टा कैसे? जब कभी भी एक रुख पता चल जाता है किसी देश का कि वो देश दूसरे देश से क्या मंगा रहा है, अरे भाई आप लोग जब गूगल में किसी चीजों को सर्च करते हैं तो आपको लगता है कि आपका डाटा बड़ा सेफ है। वो डाटा बता देता है कि अगर इंग्लैंड की किसी कंपनी का आप कपड़ा बहुत देख रहे हैं, मतलब आपके मन में खरीदने का है, तो वो एक आंकड़ा आ जाता है कि देशवासी किस चीज की मांग कर रहे हैं, कौन सी विदेशी वस्तु इन्हें बहुत अधिक प्रिय है। तो वो आंकड़ा जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं सटोरिये, उन तक जब पहुंचता है तो वो पहले ही उस वस्तु का आयात करने का सोचने लगते हैं और उनके उस आयात के कारण अब उस वस्तु पे लगने लगता है सट्टा कि अक्टूबर में इसकी कीमत इतनी होगी, नवंबर में इसकी कीमत इतनी होगी, दिसंबर में इसकी कीमत इतनी होगी। तो ये जो सट्टा लगता है ना, इसको रोकने में भी आयात कोटा बहुत काम आता है, क्योंकि सट्टे में तो हम कितनी भी मात्रा पे की वस्तु पे दाव लगा देंगे, लेकिन जब उसका कोटा निर्धारित है तो आप इस देश में उसे ज्यादा तो ला नहीं सकते। अगर मैंने निर्धारित कर दिया है कि 100 किलो सोना, तो आप कितना भी सट्टा लगाइए, लाएंगे तो आप 100 किलो सोना ही ना, 101 किलो तो हो नहीं सकता। तो इस तरीके से सट्टेबाजी की क्रियाओं पर भी रोक लगाने के लिए इस आयात अभ्यंस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अब आइए आपको समझाती हूं कि ये जो आयात अभ्यंस प्रणाली है, इसको किस किस तरीके से हम उपयोग में लाते हैं। तो सबसे पहला है प्रशुल्क अभ्यंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो दो देश व्यापार कर रहे हैं, वो दोनों देश एक निश्चित मात्रा तय कर देते हैं और एक दर तय कर देते हैं। अगर मैंने जुलाई में टमाटर की कीमत निर्धारित कर दी कि मैं आपसे 10 रुपए किलो टमाटर खरीदूंगी और सिर्फ 100 ही किलो खरीदूंगी, फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत भले ही बढ़कर 50 हो जाए या घटकर 8 हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे एक निश्चित मात्रा और जो भी दर मैंने तय की है, जितने रुपए में मैंने बात तय की है, उतना मुझे आपसे खरीदना ही होगा। तो ये एक है आयात कोटा
कि जो भी मात्रा निर्धारित होती है और जो भी उसके लिए पैसा निर्धारित होता है और फिर हम उस चीज को मंगाते हैं तो उसे प्रशुल्क अभ्यंश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें दर और मात्रा दोनों निर्धारित की जाती है। ये बड़ा ही अच्छा माना जाता है, आयात अभ्यंश की बड़ी अच्छी प्रणाली मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा ना कि निश्चित समय पे रहता है। तो अगर 1 महीने के लिए मैंने ये कोटा निर्धारित किया है तो 1 महीने तक जो कीमत थी मैं उस पे ले ली, चाहे वो मार्केट में बहुत महंगा बिक रहा था टमाटर, पर हमारे देश को 10 रुपए में ही मिल गया। तो आप समझ रहे हैं कि ये फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट मंथ मैं रुख देखते हुए पूरे विश्व बाजार का तय करूंगी दर उसकी। तो इस तरीके से मैं हर महीने चाहूं तो उसकी दर में परिवर्तन कर सकती हूं, इसलिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा, इसका बहुत अधिक लाभ ये माना जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा आयात नहीं हो पाता, क्योंकि पहले ही हमने मात्रा तय कर दी, मतलब 100 ही किलो आएगा, वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो इस वजह से भी इसे एक बहुत ही अच्छी प्रणाली माना जाता है। लेकिन हानि तो आपको समझ नहीं आ रही है। हानि ये है कि आपकी वस्तु की कीमत हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थी 50 रुपए, लेकिन आपने दर तय की थी 10 रुपए, तो आपको 40 रुपए का तात्कालिक घाटा तो उठाना पड़ ही रहा है ना। तो इसका जहां एक और लाभ है वहीं दूसरी ओर हानि भी है। अब बात कर लीजिए एक पक्षीय आयात अभ्यास। ये बड़ा ही कहते हैं ना कि बस रुक जाओ, मेरे घर नहीं आना, उसी तरह का ये अभ्यास प्रणाली है जिसमें हम बिना बताए सामने वाले देश को बताते भी नहीं हैं और आपस में ही अपने देश में ही तय कर देते हैं कि हम इस सीमा से ज्यादा आयात नहीं करेंगे। जैसे अगर मैंने तय कर दिया कि 200 किलो ही सोना आएगा तो उससे ज्यादा मैं नहीं खरीदूंगी, चाहे वो देश मेरे ऊपर कितना भी दबाव बनाए। तो ये जो प्रणाली है इसमें नहीं बताया जाता है सामने वाले को और फिर अचानक से उसे अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि इतने सीमा तक ही आप मेरे यहाँ इस चीज को भेजेंगे। और ये इतनी गलत प्रणाली थी कि पूरे विश्व में ये बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ये इस प्रणाली को अपनाया गया था और ये बिल्कुल सफल नहीं हो पाई। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा जो हानि हुई वो हुआ अल्प विकसित देशों को, क्योंकि अचानक से अल्प विकसित देश जो भी व्यापार कर रहे थे, जो भी चीजें विदेश भेज रहे थे, अचानक से उन पर रोक लगा देने से उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अधिक हिल गया। इसके अलावा ये इस प्रणाली में क्या हुआ कि जब अचानक से दरें तय होती थी ना, तो वो लोग दूर देशों के पास या ज्यादा मात्रा में एक तो वस्तुएं जो है वो नहीं मंगा पाते थे। ठीक, आपको अगर 200 की भी जरूरत है तो आपको तत्काल में वो मिल नहीं पाता था। और तीसरा इसका हानि ये हुआ कि जब ऐसा कुछ कोई देश निर्धारित कर देता था, जैसे नियम बना रात के 12 बजे से भारत अमेरिका से सिर्फ 200 किलो ही सोना खरीदेगा, तो रात के 12 बजने में अभी समय है तो उतने घंटे में ही आसपास की जगहों से सोना खरीद के रख लिया जाता था, भंडार भर लिया जाता था। तो उसमें जो दूर के देश थे उनके पास कितनी भी अच्छी वस्तु हो उसका लाभ उनको नहीं मिलता था, बल्कि उनको हानि ही होती थी। और ये जो देश थे वो आपस में ही अपनी पड़ोसी देशों से ही चीजों को फटाफट खरीदते थे। ऐसा यूरोपीय देशों ने किया था, तब पूरे दुनिया ने इसे अस्वीकार कर दिया। ये बिल्कुल भी सफल नहीं रही और आज प्रचलित भी प्रणाली ये नहीं। इसके बाद आता है द्विपक्षीय अभ्यास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दोनों पक्ष, जब दोनों देश कोटा निर्धारित करते हैं तो इसे हम द्विपक्षीय अभ्यास कहते हैं। तो भाई कोटा निर्धारित करेंगे तो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उनकी जरूरतों को समझेंगे और जरूरी सामान ही केवल अपने देश में मंगाएंगे। तो इसका लाभ ये होता है कि जो भी तय होता है वो एक समझौते के जरिए तय होता है, एक सहमति के जरिए तय होता है। इसके अलावा इसमें उतार चढ़ाव भी कम होता है, क्योंकि हम इसमें बदला नहीं देते ना, इसमें हम बदले की भावना से काम ही नहीं करते। अगर इस महीने मैंने कम आयात किया है तो मैं अगले महीने उसे बढ़ा सकती हूँ, या मैं और कम करना चाहूँ तो कर सकती हूँ समझौते के तहत।
तो इसमें उच्चावचन जो है ना, उतार चढ़ाव, वो कम होता है। और तीसरा कि विरोध और बदले की भावना नहीं होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना होती है। उसकी अच्छी चीजें हम लेंगे, अपनी अच्छी चीजें उसे देंगे। इस तरीके से ये जो प्रणाली है ये अभी वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलन में है। इसके बाद आता है मिश्रण अभ्यास। इसे जरा समझिएगा। इसमें हम किसी निर्मित माल का कोटा निर्धारित नहीं करते, इसमें हम निर्धारित करते हैं कच्चे माल का कोटा। जैसे जापान हमारे विशाखापट्टनम बंदरगाह से लोहा मंगाता है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का लोहा वो मंगाता है, तो वो निर्धारित कर दिया है कि कितना लोहा उसे चाहिए। तो यहाँ पर कच्चे माल की मात्रा तय की जाती है, क्योंकि कच्चा माल ही होता है जिसको ज्यादा खरीदते हैं देश और उन्हें ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसे में कच्चे माल की मात्रा जो है वो तय कर दी जाती है और फिर व्यापारियों के लिए भी आसानी होती है। अब आप समझ ही रहे हैं कि इससे पहला लाभ किसको होगा? घरेलू उत्पादक को, क्योंकि उसे रह रहकर बहुत अधिक कीमतों पे वस्तु को खरीदने की जरूरत नहीं है। वो जान गया है कि साल भर के लिए ये कीमत तय की गई है, तो वो उस कीमत पर बड़े आसानी से अपना कच्चा माल लाएगा। तो हमारे यहाँ भी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, जितने का उसका कच्चा माल मिला उसमें जो भी वो जोड़ना चाहे जोड़ के एक सामान्य मूल्य पर वस्तुओं को बेचेगा। प्लस इसमें एक और फायदा ये होता है कि जो विदेशी मुद्रा की कमी के कारण जो हमें लोन लेना पड़ता है, दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ती है, वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कच्चा माल का तय किया गया है कीमत और उसकी मात्रा तय की गई है। तो आप जानते ही हैं कि निर्मित मशीनों से कच्चा माल तो सस्ता होगा ही। तो इसलिए अगर हमारे पास मुद्रा कम भी है तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टिक के रह सकते हैं। इस वजह से ये प्रणाली अच्छी मानी जाती है। इसके बाद एक और प्रणाली जो अपनाई जाती है वो है आयात अनुज्ञप्ति प्रणाली, या जिसे हम कहते हैं लाइसेंस धारियों को सिर्फ निश्चित मात्रा बता दी जाए। इसके अंतर्गत जो भी आयात करता व्यापारी होते हैं, लाइसेंस धारी होते हैं, उनको लाइसेंस तो मिलता ही है, साथ ही में उनको मात्रा भी बता दी जाती है कि आप जिस जिस वस्तु का इंपोर्ट करेंगे उसकी ये निश्चित मात्रा है, आपको उतना ही मंगाना है। तो इसका पहला लाभ यही होता है कि फिर सट्टा खेलने की लोगों को जरूरत नहीं होती। सिर्फ लाइसेंसी जो भी इंपोर्टर है, आयातक है, वो अपनी वस्तु को मंगा सकता है। फिर इसमें यह भी निर्धारित कर दिया जाता है कि अगर आप लोग 10 लोग हैं और कोई चीज 100 मंगानी है तो हर एक व्यक्ति 10-10 मंगाएगा उस वस्तु को। हर एक व्यक्ति 10-10 ही मात्रा में मंगाएगा। तो किसी व्यापारी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, बड़े आराम से सब लोग निर्धारित मात्रा में चीजों को मंगाते हैं। अब देखिए कि काम कितना बढ़िया करता है कि इसमें मान लीजिए किसी ने कहा मैं जनवरी में मंगा रहा हूं, मेरे पास जनवरी में पैसा है, ठीक, दूसरा फरवरी में मंगा देगा, तीसरा मार्च में मंगा देगा। तो थोड़ा थोड़ा करके वस्तु हमारी अर्थव्यवस्था में आती रहेगी, उसकी पूर्ति भी होती रहेगी और बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगी वो हमारी इकोनॉमी को। लेकिन याद रखिए, अगर यहीं पे एक साथ बहुत सारी वस्तुएं आ जाती हैं तो वो हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करती हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में आई, लोग उसी की तरफ जाएंगे, फिर हमारा घरेलू उत्पादन तो रह जाता है। इसीलिए ये अपनाया जाता है आयात अनुज्ञप्ति प्रणाली, जिसमें सिर्फ लाइसेंस धारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको बांट दिया जाता है कि कौन कितनी मात्रा में आयात करेगा और वो उतनी ही मात्रा में आयात करते हैं और क्रम बना रहता है। तो ये तो था आयात अभ्यंस के प्रकार। अब चलिए आपको इसका प्रभाव भी बता दूं, जो आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आयात अभ्यंस या इंपोर्ट जो कोटा होता है उसके कीमत प्रभाव, ये किस तरीके से वो इफेक्ट करता है किसी इकोनॉमी की कीमत को। अब देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये हमारा है एसएस मतलब वस्तु की पूर्ति का वक्र, और ये है हमारा डीटी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनका संतुलन निर्धारित हो गया। ई जो है वो इनके संतुलन को बता रहा है। अब यहाँ पर इस संतुलन के अलावा ये हमने संतुलन दिखा दिया। यहाँ पे मान लेते हैं कि वस्तु की जो मात्रा है वो OM के बराबर है। अब
किसी कारणवश या जो भी है आयात अभ्यंश के कारण उसकी जो कीमत है उसमें किस तरह का इफेक्ट आएगा अगर मैंने उसे कम कर दिया। तो पहले वो वस्तु OM तक आ रही थी, अब मैंने उसका कोटा निर्धारित करके उसे कम कर दिया है। मैंने उसका ये पूरा एरिया कोटा निर्धारित कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं M1 लिख दूं तो वस्तु की जो पूर्ति थी वो OM से अब घटकर कितनी हो गई, मात्र OM1 रह गई है। तो वस्तु की पूर्ति अगर घटेगी तो हम जानते हैं कि पूर्ति के कम होने पर और मांग के ज्यादा होने पर डेफिनेटली कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अब जरा देख लीजिए कि पूर्ति हो गई है कम तो उसकी मांग है ज्यादा, तो वस्तु की कीमत जो पहले शायद OP थी वो बढ़कर हो जाएगी OP1। ये होता है कीमत प्रभाव कि जैसे ही हम कोटा निर्धारित कर देते हैं तो उस वस्तु की कीमत में एक हाइप हमको देखने को मिलता है, या जिसे हम कहें कि एक बड़ा ही उछाल देखने को मिलता है। तो आपको कीमत प्रभाव में यही याद रखना है कि जैसे ही किसी आयातित वस्तु का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही उस वस्तु की जो कीमत होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। अब बात कर लेते हैं व्यापार शर्त प्रभाव की कि कैसे व्यापार शर्तें इसमें प्रभावित होती हैं। हम दो देश ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये भारत और अमेरिका है और भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ व्यापार करना चाहते हैं। अब इस व्यापार शर्त को आप किस तरीके से दर्शा सकते हैं, भारत और अमेरिका एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रखेंगे। तो आपको याद रखना है, और आप में से अधिकांश जानते भी होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र का क्या महत्व होता है। तो यहाँ चलिए मैं पहले उन दोनों देश के लिए पैमाना निर्धारित कर देती हूँ, ये पैमाने की रेखा, और उसके बाद दोनों देशों के प्रस्ताव की रेखा भी मैं निर्धारित कर देती हूँ। जैसे ये एक प्रस्ताव की रेखा और ये है इसकी प्रस्ताव। तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि ये भारत का प्रस्ताव रेखा है और ये अमेरिका का प्रस्ताव रेखा है। तो ये दो रेखाएं प्रस्ताव रेखाएं बन गई, और ये जो बीच की रेखा होती है ना, ये वास्तव में उस देश के उत्पादन की स्थिति या पैमाने की रेखा होती है जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में निकाली जाती है। तो ये दोनों हो गई रेखाएं, प्रस्ताव वक्र मेरा बन गया है। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों के लिए अगर आयात कोटा निर्धारित कर दिया जाए, जैसे अभी तक यहाँ तक हम मान रहे थे कि दोनों देश एक दूसरे का प्रस्ताव यहाँ पर मिल रहा था, तो इतनी वस्तुओं का वो एक दूसरे को आयात निर्यात कर रहे थे। जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे इसे समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि मान लेती हूँ कि ये OM था, यहाँ तक व्यापार हो रहा था। अब सिचुएशन कैसी हो गई कि अब कोटा निर्धारित कर दिया गया और अब वो कोटा घटकर निर्धारित हो गया है OB। अब देखिएगा, मैं यहाँ से लकीर यहाँ तक ले गई, ये किसका प्रस्ताव वक्र है, ध्यान दीजिए, उसने टच किया भारत के प्रस्ताव वक्र को उस आयात कोटे ने। अब इस लकीर को मैं आगे बढ़ाऊंगी तो उसने टच किया अमेरिका के प्रस्ताव वक्र को इस बिंदु पर। अब आगे की ओर देखिए, अब इसका इफेक्ट देखिए कि क्या पड़ेगा। अब अगर इस बिंदु पर अगर मैं इसे A का नाम दूं तो जरा भारत की कंडीशन को देखिए कि इस बिंदु पर भारत को आयात बहुत कम करना पड़ रहा है। ठीक, आयात बहुत कम करना पड़ रहा है और जो निर्यात है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। अब इसको मैं बता दूं तो ये रहा A1, तो OA यहां तक अगर हो रहा है व्यापार तो भारत को आयात कम करना पड़ रहा है, उसको होगा लाभ। तो ये जो रेखा आई, इसे अगर मैं बोलूं कि ये O से A तक की जो रेखा है ये भारत के लाभ को बताती है, लेकिन जैसे ही OA1 तक हम पहुंचते हैं तो ये अमेरिका के लाभ को बताती है। तो ये हुआ व्यापार शर्त
कि अगर उनके बीच कोटा निर्धारित होकर समझौता OA पे होता है तो वो भारत की व्यापार शर्त के अनुकूल होगा, लेकिन अगर उनके बीच समझौता OA1 पे होता है तो ये अमेरिका के लिए उसकी व्यापार शर्त के अनुकूल होगा। तो ये जो आयात कोटा निर्धारित किया जाता है उसमें व्यापार शर्तें भी प्रभावित होती हैं, और किस तरीके से प्रभावित होती हैं आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए इसे क्लियर करने के लिए मैं और बता दूं कि अब जो भारत के उद्योग उत्पादन करेंगे वो इस ओर जाएगा। अब मात्रा देखिए, अब भारत के उद्योगों की मात्रा, और यहाँ पर आप देख लीजिए एक लकीर से उसके उत्पादन मात्रा और भारत के उत्पादन मात्रा में कितना ज्यादा डिफरेंस है। वो एक विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है, तो वो चाह कर भी इस गैप को फिल अप नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो इतना ही उत्पादन करे, क्योंकि उसके पास उतने संसाधन नहीं है। और अमेरिका के लिए अनुकूल ये होगा कि वो पूरा ज्यादा जो है वो व्यापार शर्त का उपयोग करे और ज्यादा उत्पादन करे। तो इस तरीके से जैसे ही कोटा निर्धारित होता है, आप यही देख लीजिए, जब तक कोटा निर्धारित नहीं था दोनों देश इस स्थिति पे व्यापार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोटा निर्धारित कर दिया गया अब ये देखना पड़ रहा है कि इस कोटे की वजह से किस देश को लाभ पहुंचेगा। तो अगर OA तक हो रहा है तब तो भारत को, लेकिन अगर OA1 तक हो रहा है तो सीधे सीधे अमेरिका को लाभ पहुंचेगा। अब बात कर लेते हैं पुनर्वितरण प्रभाव। इसी के साथ में जो अन्य प्रभाव हैं उन्हें भी समझाऊंगी इसी चित्र में, जिसे संरचनात्मक प्रभाव कहते हैं और जिसे हम उपभोग या उपयोग प्रभाव भी कहते हैं। अब इसे देख लीजिए, यहाँ पर भी DD वस्तु की मांग वक्र और SS वस्तु की पूर्ति वक्र है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, संतुलन हुआ है E बिंदु पे। ठीक, एक एक चीज को समझिएगा। अगर देश में उस वस्तु की कीमत, जो आयात करने वाली वस्तु है उसकी कीमत निर्धारित है OP, तो डिमांड कितनी है जरा देखिए, डी वक्र को वो यहां तक छू रहा है तो आराम से कहा जा सकता है कि डिमांड OM4 है। लेकिन देश में उत्पादन कितना हो रहा है, तो देश में उत्पादन सिर्फ OM1 ही हो रहा है, इतना ही उत्पादन हो रहा है और मांग ज्यादा है, तभी ना हमको आयात करना पड़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि मांग ज्यादा होती है उत्पादन कम होता है, तब उस कंडीशन में हम आयात करते हैं। तो हमको ये गैप को फिलअप करने के लिए आयात करने की जरूरत थी। अब क्या किया हमने आयात का कोटा M2 से M3 तक यहाँ पर हमने कोटा निर्धारित किया है। तो अगर हमारा कोटा M2 से M3 तक है तो हम अपने उद्योगों को दे रहे हैं संरक्षण कि भाई आप भले OM1 तक उत्पादन कर रहे थे लेकिन आपको उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ा के कहां तक लाना है, M2 तक। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जा गया संरक्षणात्मक प्रभाव। कोटा निर्धारित करते ही हमने मजबूर कर दिया अपने देसी उत्पादकों को कि भाई हमने कोटा निर्धारित कर दिया है, अब मांग के अनुसार आप पूर्ति को बढ़ाइए, हर हाल में अपने उद्योग को बढ़ाइए। तो वो देखिए हमने उसे दे दिया संरक्षण, और वो जो उत्पादन M1 तक कर रहा था अब उसे मजबूरी में ही सही, हमारी मदद से ही सही, सरकार की मदद से ही सही, उसे M2 तक उत्पादन करना होगा। ठीक, अब इधर देख लीजिए कि यहां तक कोटा निर्धारित है लेकिन मांग फिर भी क्या है, इतनी ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा मांग के लिए भी अगर आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए तो दो ना ज्यादा कीमत, इसको हम कहते हैं उपभोग प्रभाव। कई अमीर लोग ऐसे होते हैं कि चीजें कितनी भी महंगी हो, विदेशी चीज ही हमको यूज करना है, तो भाई कीमत तो बढ़ेगी।
अब वो उपभोग प्रभाव यहाँ पे काम करेगा। जो अमीर लोग होंगे जिनको उस वस्तु की नितांत आवश्यकता होगी वो ज्यादा कीमत पर भी उस वस्तु को खरीदेंगे। तो एक तरह से यहाँ पे देखिए कि एक और हम अपने उद्योग को बचा रहे हैं, दूसरा अमीर लोगों से हम पैसे निकलवा रहे हैं। कोटा भी हमने निर्धारित कर दिया है कि कुछ ना हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि लाभ कहां कहां पर मिल रहा है तो जरा देख लीजिए। लाभ का जो रेशियो होगा वो ये पूरा होगा P, यहाँ पर आप D कह लीजिए, A कह लीजिए। और अगर मैं कीमत को देखिए, कीमत भी क्या होगी, बढ़ेगी भाई, तो बढ़ गई। तो ये पूरा क्षेत्र हमारा लाभ का हो गया, क्योंकि इसमें हमने अपने उद्योगों को भी संरक्षण दे दिया, अमीर लोगों से पैसे भी निकलवा लिए और हमने आयात का कोटा भी निर्धारित कर लिया। तो ये कुछ 5 प्रभाव थे जो एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही आपके बीए इकोनॉमिक्स के सिलेबस को पूरा करने के लिए मैं अन्य वीडियो बनाकर लाती रहूंगी। चैनल पर बने रहिए।